नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। तो साथियों, आज हमारा ये हिस्ट्री का 7वां वीडियो है जिसमें हम मौर्य वंश से पूर्व भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम 1 मिनट में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपना जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में महाजनपद काल और मगध महाजनपद का उत्थान देखा था। हमने देखा था कि मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे जो पहला राजवंश था वो था हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार थे। बिंबिसार की हत्या बाद में अजातशत्रु उन्हीं के पुत्र कर देते हैं और खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। अजातशत्रु का जो पुत्र है उदयन, वो अजातशत्रु की हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। नागदशक की हत्या शिशुनाग नाम का व्यक्ति कर देता है और आगे नए वंश को जन्म देता है, शिशुनाग वंश को। यानी कि शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग होता है। ठीक है। शिशुनाग वंश का अगला शासक कालाशोक होता है, जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहा होता है, जहां महापद्मनंद नाम का व्यक्ति उसकी हत्या कर देता है। और इसके बाद एक नया वंश जन्म लेता है, नंद वंश। नंद वंश का जो पहला शासक है वो महापद्मनंद होता है, जिसे कई उपाधियां प्राप्त हैं, सर्व क्षत्रांतक की। वो क्षत्रियों का अंत भी करता है। ठीक है। और नंद वंश का जो अगला और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो धनानंद होता है। तो ये धनानंद के उस समय की बात है। धनानंद जब मगध पर राज कर रहा होता है और चाणक्य उसे कुछ बात बताते हैं। किसी बात पर चाणक्य से उनकी बहस हो जाती है। चाणक्य उस समय उसके दान विभाग के प्रमुख थे धनानंद के समय। तो धनानंद उन्हें बेइज्जती करके बाहर निकाल देता है। उसी समय चाणक्य उसका अंत करने की शपथ लेते हैं और ये कहानी यूं ही आगे बढ़ती है। और उसी समय क्या होता है साथियों, अगला वंश यानी कि मौर्य वंश आने से पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर विदेशी आक्रमण होते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में उन विदेशी आक्रमणों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और विदेशी आक्रमण के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जिस समय भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, सबसे पहले उस समय हम भारत की स्थिति देख लेते हैं क्या थी। तो साथियों, उस समय पूर्वी क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या था, मगध साम्राज्य था। ठीक है। यहाँ साथियों मगध साम्राज्य था और ऊपर यहाँ हिमालय पर्वत था यहाँ, और इस साइड में यहाँ आप जो मैप पर देख रहे हैं यहाँ प्रायद्वीपीय भारत था जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ से जो हमारी सीमाएं थी वो बिल्कुल पैक थी और पूर्व में खुद मगध साम्राज्य था जो ताकतवर था। लेकिन जो पश्चिमोत्तर था उस समय, यहाँ पे छोटे छोटे राजा राज्य करते थे जो कमज़ोर थे। तो यहाँ से आक्रमण का खतरा भी था और आक्रमण हुआ भी यहीं से। तो अब देखते हैं आक्रमण कैसे हुआ। तो साथियों, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। इसने अपने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। ठीक है। लेकिन भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमज़ोर शासक थे, जिस कारण जो विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। इसी के कारण जो आक्रमणकारी थे वो इसी से रास्ते से आक्रमण करना उन्होंने उचित समझा और आक्रमण किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महाद्वीप पर 2 प्रमुख विदेशी आक्रमण हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला आक्रमण है ईरानी आक्रमण। कब हुआ है? 516 ईसा पूर्व। दूसरा आक्रमण है यूनानी आक्रमण और वो हुआ है 326 ईसा पूर्व। ठीक है साथियों, अब सबसे पहले हम ईरानी आक्रमण पढ़ेंगे जो पहले हुआ है। ईरानी आक्रमण, भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान या फारस का नाम साथियों ईरान है, पहले उसका नाम फारस होता था। ठीक है। हकमनी वंश के राजा ने किया। उस समय ईरान पर हकमनी वंश के राजा का शासन था और जो हकमनी वंश का संस्थापक है साथियों वो था साइरस द्वितीय। लेकिन साइरस द्वितीय ने उस समय क्या किया, कई बार भारत में घुसने की कोशिश की, कई बार उसने प्लानिंग किया और सेनाएं बॉर्डर तक लेके आया, घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद साइरस द्वितीय का बेटा गद्दी पर बैठा, इसकी मृत्यु के बाद साइरस द्वितीय की। लेकिन उसने भी वो आंतरिक जो कलह होती है अपने राज्य की, उसी में फंसा रह गया और वो उसने कोई चेष्टा भी नहीं की बाहर आक्रमण करने की। लेकिन इस वंश का जो अगला शासक था वो था डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं, और ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने
भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया और ये एक सफल आक्रमण था इसका। ठीक है साथियों, तो आप क्या याद रखेंगे यहाँ से, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपको इतना याद रखना है कि भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ वो ईरान या फारस की तरफ से हुआ, और किसने किया? हकमनी वंश के राजा ने किया। हकमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो साइरस द्वितीय था। इसने आक्रमण करने की कोशिशें तो की लेकिन सफल नहीं हुआ। इसका पुत्र राजा बना इसके बाद में, लेकिन वो आपसी उलझनों में ही फंसा रह गया, उसने कोशिश भी नहीं की। लेकिन इस वंश का जो अगला शासक था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, वो एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ठीक है साथियों, तो डेरियस प्रथम ही आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था। ठीक है, और इसने 5 से 16 ईस्वी में गांधार और कंबोज को जीत लिया और अपने फारसी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है साथियों, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस के अनुसार पता चलता है कि जिस भाग को इसने जीता, यानी गांधार और कंबोज वाले जो पश्चिमोत्तर भाग को जीता, वो इसका कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत बना। ठीक है, 20वां प्रांत बना लिया उसे अपना। इसके बाद दारा का पुत्र होता है जर्कसीस, दारा का पुत्र था। इसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, किंतु इसे यूनानियों द्वारा परास्त किया गया। इसने अपनी फौज में भारतीयों को भी शामिल किया। ठीक है साथियों, ये जर्कसीस था, ये दारा का पुत्र था। ये अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने में तो सफल हुआ, लेकिन आगे उसमें कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसे यूनानियों ने हरा दिया। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो डेरियस तृतीय था साथियों। ठीक है, जिसे किसने हराया? सिकंदर महान ने। सिकंदर ने अरबेला या गोगामेला के युद्ध में 331 ईसा पूर्व पराजित कर दिया और हकमनी वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। यहाँ से रिपीट कर लेते हैं एक बार। हेरोडोटस के अनुसार जो राज्य डेरियस ने जीते थे, दारा ने जीते थे, उस कौन सा प्रांत बना? वो 20वां प्रांत बना। इसका बेटा था जर्कसीस, और जर्कसीस अपने साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाया, लेकिन सुरक्षित रखने में सफल हुआ, लेकिन बाद में यूनानियों ने इसे परास्त कर दिया। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था डेरियस तृतीय, जिसे किसने हरा दिया? सिकंदर महान ने। अरबेला या गोगामेला के युद्ध में इसने इसे पराजित कर दिया था और यहाँ पे हकमनी वंश का अंत हो गया साथियों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके प्रभाव देख लेते हैं। जो ईरानी आक्रमण था, इसके भारत पर प्रभाव क्या हुए? समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। ईरानी लेखकों ने भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन कर दिया। ये अरमाइक लिपि की एक लिपि थी, खरोष्टी लिपि। ठीक है, जिसका बाद में अशोक के कुछ जो शिलालेख थे साथियों, उनसे इसके सबूत मिलते हैं। फारसी जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनका नाम था डेरिक, और जो रजत मुद्राएं थी उनको सिंगलोई कहलाती थी। ठीक है, ईरानी सिक्के सिंगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। ईरानियों की जो अरमाइक लिपि थी उसका प्रचार प्रसार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का आरंभ हुआ। जो अभिलेख गुदवाते हैं, छपवाते हैं, शिलालेख बनवाते हैं, ये अशोक ने जो इतने सारे बड़े लेवल पर करवाए, ये वहीं से सीखा। ठीक है, डेरियस से। उसी के शिलालेखों को देखा कि ये ऐसे लिखवाते हैं, तो इन्होंने भी लिखवाना शुरू किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि विदेश, सबसे पहले याद रखना है आपको, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इनके आक्रमण का जो प्रभाव था, खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ, यहाँ चलन आ गया। यहाँ से क्या शिलालेखों बनवाना सीख गए अशोक के। आगे शिलालेखों में खरोष्टी लिपि पाई जाती है। यहाँ स्वर्ण मुद्रा डेरिक कहलाती थी और इनकी रजत जो मुद्रा थी वो सिगलोई कहलाती थी। सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में चलाई गई थी। अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ और अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू हो गई। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम अगला यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण या इसे मकदूनिया आक्रमण भी बोल देते हैं। ठीक है साथियों, अब यहाँ क्या होता है, जिस समय ये वहाँ जो मकदूनिया है, यूनान है, वहाँ पे राजा थे फिलिप, लेकिन फिलिप की हत्या हो जाती है, तो उनके पुत्र यानी कि सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में वहाँ के राजा बन जाते हैं। और ये इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था सिकंदर कि ये विश्व विजय अभियान के लिए निकला था। विश्व विजेता बनना ही इनका ख्वाब था साथियों। ये उसी अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इनका जीवन बहुत ही सफल होता है। ये अपने जीवन में बहुत ही सफल होते हैं। हालांकि ये जीवन में बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है डायरिया से। लेकिन उसी के बीच ये एक ऐसी कहानी लिख जाते हैं अपनी, जिसे आज तक हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय था।
और उसे 329 ईसा पूर्व में मार दिया गया। उसकी हत्या के बाद उसका पुत्र सिकंदर शासक बना और सिकंदर का जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर मैसिडोनियन था, क्योंकि मैसिडोनिया के थे इसलिए इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर मैसिडोनियन। इनका जन्म मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर केवल 20 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है साथियों, जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। मकदूनिया का जो शासक था फिलिप द्वितीय था। 329 ईसा पूर्व मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सिकंदर कौन बनता है? राजा बनता है। सिकंदर का जो मूल नाम है अलेक्जेंडर मैसिडोनियन है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व। ठीक है, सिकंदर 20 वर्ष के थे जब गद्दी पर बैठे थे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। सिकंदर, इनके जो पिता थे सिकंदर को महान और विश्व विजेता देखना चाहते थे, उसीलिए इन्होंने एक अच्छा गुरु बनाया उनका, जिनका नाम अरस्तु था। तो ये किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे। इनकी पत्नी का नाम रुक्साना या रोक्साना था। ठीक है, और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला इनके घोड़े का नाम था। सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और यह विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व विजेता बनने के अभियान के चलते उसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है साथियों, 326 ईसा पूर्व इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अब आक्रमण कैसे होता है? भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए सिकंदर बैक्ट्रिया स्थान का नाम है, कहाँ पे? जो अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है, वर्तमान में अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है ये बैक्टीरिया। इस पर विजय प्राप्त करने के पश्चात काबुल तक पहुँच गया। काबुल से होता हुआ हिंदुकुश पर्वत के एक दर्रा है साथियों, 2 दर्रे हैं वहाँ पे, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा। तो एक खैबर दर्रे से पास करता है इसे। ठीक है, खैबर दर्रे से होता हुआ भारत पहुँचता है। इसकी विशाल सेना और विजय अभियान से भयभीत होकर वहाँ पे जो तक्षशिला का उस समय राजा था आम्बिक था। आम्बिक तक्षशिला का राजा था उस समय। पंजाब का राजा पुरु या पौरुष था और उस समय एक छोटा सा अस्वक करके राज्य था जिसकी रानी थी। ठीक है, और उसकी राजधानी थी मसग। तो ये जो आम्बिक था ये आत्मसमर्पण कर देता है सिकंदर के सामने। आम्बिक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे सहयोग का वचन भी दिया, उसकी मदद करने का। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक छोटा सा गढ़ राज्य था, एक सीमांत गढ़ राज्य था जिसकी राजधानी मसग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे गए। मसग के, कौन सी जगह के? मसग के या अस्वक के। एक बार यहाँ तक रिपीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत पर जो विजय प्राप्त करने के लिए सिकंदर सबसे पहले बैक्टीरिया होते हुए आता है और काबुल तक पहुँच जाता है। काबुल पहुँचने के बाद वो हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रे से होते हुए भारत पहुँच जाता है। और इसकी जो विशाल सेना है और इसके विजय अभियान को देखते हुए जो आम्बिक राजा है वो घबरा जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है आम्बिक, और इसे खुद मदद का आश्वासन भी देता है, उसके सहयोग का भी आश्वासन देता है, सहयोग कर पाता है, यानी कि भारत के लिए विश्वासघाती करता है वो। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय एक जगह थी अस्वक, एक सीमांत गढ़ राज्य था। ठीक है, वहाँ की राजधानी कौन थी? मशक थी। और यूनानी लेखकों ने बताया कि सिकंदर को इन्होंने महीनों उलझाए रखा। यहाँ के लोगों ने, बड़े योद्धा थे, धीरे धीरे लेकिन यहाँ के पुरुष मारे गए। फिर यहाँ की स्त्रियों ने हथियार उठा लिए साथियों। मशक की जो स्त्रियाँ थीं इन्होंने हथियार उठा लिए, लेकिन सिकंदर को जब गुस्सा आया तो उसने यहाँ की सारी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। जिस कारण यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए। माना जाता है कि सिकंदर ने इस नगर की सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद सिकंदर ने झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र पंजाब के शासक पोरस पर आक्रमण कर दिया। पोरस जो पंजाब का राजा था, अभी मैंने बताया, इस पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पे झेलम नदी के निकट युद्ध होता है। पोरस का जो राज्य था वो छोटा था, बड़ा नहीं था, लेकिन पोरस बहुत ही बहादुर और लड़ाकू व्यक्ति था। पोरस ने इसके सामने घुटने टेकना उचित नहीं समझा, बल्कि इससे युद्ध करना उचित समझा और बहुत ही जोरदार युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ कहाँ? झेलम, जिसे पुराने समय में बेतस्ता कहते थे, इसके किनारे हुआ। और यूनानी इस नदी को, झेलम को क्या कहते हैं? हाइडेस्पीस। इसलिए इस युद्ध का नाम भी क्या है? हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है साथियों, युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है? सिकंदर जीत जाता है और पोरुस हार जाता है। पोरुस के हारने के बाद सिकंदर पोरुस को बंदी बना लेता है।
बंदी बनाने के बाद उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। पोरुस वही जवाब देता है उसे कि जो एक राजा के साथ व्यवहार करता है आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। पोरुस की वीरता को देखकर जो सिकंदर महान है वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और बहुत ही खुश हो जाता है। वो पोरुस को उसका पूरा राज्य भी लौटा देता है और उसका मित्र बन जाता है। यहाँ जो सिकंदर की पत्नी है वो पोरुस को राखी भी बांधती है और इनके जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। इस युद्ध में पोरुस को हार मिलती है और सिकंदर को जीत प्राप्त हुई। सिकंदर ने पोरुस को बंदी बना लिया और उसके पश्चात उसने पोरुस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब पोरुस ने भारतीय पोरुस को प्रमाणित करते हुए कहा, तुम मेरे साथ वही व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरुस की इस वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बाद सिकंदर भारत में और आगे बढ़ने लगा। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर वापस लौट गया। साथियों, इसके बीच में भी कहानी है। चाणक्य धनानंद का अंत करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि अगर ये आ जाता है तो पता नहीं धनानंद कहीं भागेगा, क्या होगा, जीतेगा या हारेगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा माना जाता है कि सिकंदर की सेना में अपने कुछ लोगों के द्वारा स्लो पॉइजन दिलवा दिया, जिससे धीरे धीरे वो लोग मरने लगे और एक अफवाह फैला दी कि जो इस व्यास पवित्र नदी को पार करेगा वो पार करते ही मर जाएगा। ये कुछ अफवाह भी रही। ये है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं पोरुस को और ये सिकंदर महान को। ठीक है, आगे देखते हैं। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। आप इसका नाम याद रखें, एग्जाम में ये पूछा जाता है। सेल्यूकस निकेटर था और जल सेनापति था जो वो नियार्कस था। सिकंदर और उसकी सेना भारत में लगभग 19 महीने तक रहती है। सिकंदर 2 नगरों की स्थापना भी करता है। एक अपनी विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में करता है, निकेया एक नगर है, निकेया उसकी करता है। एक अपने प्रिय घोड़े के नाम पर करता है, बौकेफला। ये 2 नगर सिकंदर भारत में स्थापित करता है और उसके बाद वापस जाता है। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 35 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, डायरिया उसे एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है साथियों, ये कहानी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। जल्दी से रिपीट करा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सिकंदर का जो थल सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था और जल सेनापति था जो वो नियार्कस था। सिकंदर और सिकंदर की सेना लगभग 19 महीने तक भारत में रहती है। सिकंदर 2 नगरों की स्थापना करता है, एक निकैया जीत के उपलक्ष्य में, बौकेफला घोड़े के नाम पर। ठीक है, वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 35 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है डायरिया से। आपको ये याद रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अब देखते हैं सिकंदर की सफलता के कारण क्या रहे थे। उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख मिलता है, अर्थात राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं था। जो हमारा देश था वो कई शक्तियों में विभाजित था, छोटी छोटी शक्तियों में। कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो सबको कंट्रोल करके अच्छे से किसी का सामना कर सके। ठीक है, सिकंदर की जो सेना थी वो अत्यधिक शक्तिशाली थी। सिकंदर की सेना में तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता थी। सबसे ज़्यादा तेज घोड़े माने जाते हैं उस समय के सिकंदर की सेना में। ठीक है, सिकंदर को आम्बी या आम्बिक जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी मिला। ये एक सिकंदर की सफलता का बड़ा कारण था। ठीक है साथियों, ये सिकंदर की सफलता के कुछ कारण रहे थे। अब देखते हैं सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सिकंदर के आक्रमण के कुछ हमें फायदे भी हुए, कुछ नुकसान तो हुए ही थे, लोग मारे गए थे। ठीक है, सिकंदर के भारत आक्रमण पर अनेक प्रभाव पड़े जो निम्न प्रकार हैं। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हो पाई। सिकंदर के इस भारत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यही था कि हम सीधे उनसे जुड़ गए थे। भारत और यूनान जुड़ चुका था। ठीक है, सिकंदर के भारत आक्रमण से राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब देखा कि हम छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए हैं और कोई भी हम पे आक्रमण करता है और हमें हरा देता है और हमारे राज्य पर कब्जा कर लेता है, तो हमारे देश में एकीकरण बहुत तेज़ी से होने लगा। ठीक है साथियों, तो राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिल गया, जिससे छोटे छोटे राज्य बड़े राज्यों में विलीन हो गए। सिकंदर के इस अभियान से अनेक स्थल और जलमार्ग खुले जो आज भी व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये सिकंदर के भारत पर आक्रमण के प्रभाव थे। ठीक है, क्या
शॉर्ट में देख लेते हैं। भारत और यूनान के बीच में संबंध, ठीक है। भारत के अंदर राजनीतिक एकीकरण और अनेक स्थल और जलमार्ग खुल गए जिनसे आज भी क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है साथियों। अब आगे देखते हैं और क्या प्रभाव था। एक गांधार शैली की कला, गांधार शैली यूनान शैली और भारत शैली दोनों का मिश्रण है और ये एक शैली बन गई, यहाँ से गांधार शैली में मूर्तियाँ बनने लगी, ठीक है। गांधार शैली कला भारत में विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखता है। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को भी ग्रहण कर लिया। हम मुद्रा निर्माण करना भी वहीं से सीखे हैं, ठीक है। और उलूक शैली के सिक्के विक्के बनने लगे, उलूक शैली हमें प्राप्त हुई वहाँ से। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश। तो साथियों सही है नंद वंश। उस समय धनानंद राजा था, ठीक है, मगध का। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? महापद्मनंद, धनानंद, शुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कौन था? धनानंद था, बी, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हाइडेस्पीस का युद्ध किन के बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के, सिकंदर और चंद्रगुप्त के, सिकंदर और धनानंद के, सिकंदर और आम्बिक के। ये जो नीचे वाले तीन है इनके बीच में तो युद्ध हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ठीक है, झेलम नदी के किनारे। जैसे यूनानी झेलम नदी को हाइडेस्पीस कहते थे, तो युद्ध भी हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना गया। अगला है किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए थे? गांधार, मशग, कठ, पंजाब। तो ये है मशग, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं उस वीर भारतीय राजा का नाम क्या है जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? पुरु, पौरुष, आम्बी, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, पुरु या पौरुष। अगला प्रश्न है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा विकास नहीं है साथियों, व्यास है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंधु और झेलम। अगला है सिकंदर के गुरु कौन थे? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, कांट। तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया? ब्यास नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? रोम में, कंबोज में, मगध में, बेबीलोन यानी कि ईरान में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है साथियों तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? महापद्मनंद, आम्बिक, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम्बिक। इसने उसकी जो अधीनता थी वो स्वीकार कर ली थी सिकंदर की, ठीक है साथियों। तो साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। धन्यवाद।